हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, मैं रमेश कुमार लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो बना है अरावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों से, सॉरी थार के मरुस्थल से। आज दोस्तों मैं थार के मरुस्थल के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो करवाऊंगा। इससे पहले मैंने अरावली का जो वीडियो था वो इम्पोर्टेंट बहुत था, आप मेरे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें जाके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं थार के मरुस्थल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मरुस्थल होता क्या है? वह क्षेत्र या वह भूमि जहाँ पर कुछ न हो, यानी भूमि है वो बंजर हो जाती है, फसलों का कोई नाम नहीं होता, उसे मरुस्थल कहते हैं। तो ये थार का मरुस्थल है वो ज़्यादातर भारत और भारत के राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो थार का मरुस्थल एक नवीनतम मरुस्थल है, यानी क्वेश्चन आ जाए कि थार का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, प्राचीन है या नवीनतम है। तो हमारे राजस्थान में मित्रों अरावली है वो प्राचीन है, बल्कि जो थार का मरुस्थल है वो क्या है, नवीनतम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। ये है हमारा राजस्थान का मैप, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, अब देखिएगा ये जो क्षेत्र है ये यहाँ तक हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, यानी पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो 25 सेमी जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। और ये है वो अरावली की रेखा है जो 50 सेंटीमीटर है, यानी राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा वो कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन आ जाए कि मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है वो कौन सी है, 25 सेमी। कौन सी है मित्रों, 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, सिकरा और झुंझुनू, इन क्षेत्रों में हमारे मरुस्थल का क्या है, विस्तार है। और देखते हैं तो राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार मिलता है और 4 केंद्र शासित प्रदेश में मरुस्थल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। आगे है थार के मरुस्थल की उत्पत्ति को लेकर फैक्ट, कि थार के मरुस्थल की जो उत्पत्ति है वो टेथिस सागर से हुई है। अगर आपने नाम सुना है विश्व भूगोल में कि जब महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई तो एक पेंजिया नामक एक विशाल भूखंड था, और उसके फटने से या उसके फूटने से क्या हुआ कि एक और तो अंगारा लैंड बन गया, एक गोंडवाना लैंड बन गया। देखिएगा इस तरह क्षेत्र था, ऊपर का जो भाग है वो अंगारा लैंड और नीचे का भाग है वो गोंडवाना लैंड, और बीच में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जल था, इसे नाम दिया गया था टेथिस सागर। कौन सा सागर है, टेथिस सागर, इसे नाम दिया गया था। तो थार के मरुस्थल की जो उत्पत्ति है वो टेथिस सागर के ऊपर उठ जाने से हुई है, बल्कि अरावली की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, गोंडवाना लैंड से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है थार का मरुस्थल विश्व के 2 देशों में स्थित है। इंपॉर्टेंट बात है मित्रों की, जो थार का मरुस्थल है वो कितने देशों में स्थित है, 2 देशों में। आगे चलते हैं, थार का मरुस्थल भारत या पाकिस्तान में स्थित है। ये वही 2 देश है जिसमें थार का मरुस्थल है वो स्थित है। थार का मरुस्थल जो भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो थार का मरुस्थल है वो भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में थार का मरुस्थल स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट जो थार के मरुस्थल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आज बनाए हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकूं। मित्रों ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे जो मैं बना रहा हूं, क्योंकि अरावली और जो थार का मरुस्थल है इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी वीडियो में नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि थार का मरुस्थल 2 देशों यानी भारत और पाकिस्तान में, और भारत के में पूछ ले कि इस दिशा में है तो उत्तर पश्चिम में, और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में थार का मरुस्थल है वो स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, थार का मरुस्थल भारत के 4 स्टेट में है, यानी भारत के 4 राज्यों में थार का मरुस्थल स्थित है। पहला है राजस्थान, और दूसरा है गुजरात, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब। तो भारत के 4 राज्यों में कौन सा है, थार का मरुस्थल स्थित है। अगर सबसे ज़्यादा पूछ ले तो वो राजस्थान में, सबसे ज़्यादा पूछ ले तो राजस्थान में, और सबसे कम पूछ ले तो वो किस में है, पाकिस्तान में। यानी क्वेश्चन आ जाए कि थार का मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों 4, और सबसे ज़्यादा राजस्थान और सबसे कम है पंजाब में। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं।
थार का मरुस्थल पाकिस्तान के 2 स्टेट में है। यानी मैंने भारत में तो बताया कि 4 राज्यों में, और पाकिस्तान के कितने राज्यों में स्थित है, 2 राज्यों में। इसमें जो पहला है वो सिंध प्रांत और दूसरा है पंजाब प्रांत। सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में हमारा जो थार का मरुस्थल है वो क्या है, स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं थार के मरुस्थल की विशेषताओं को लेकर। तो चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जनघनत्व वाला मरुस्थल है। घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जिस राजस्थान का घनत्व है 200 वर्ग किलोमीटर है, बल्कि भारत का जो घनत्व है वो 382 वर्ग मीटर है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनघनत्व वाला मरुस्थल भी कौन सा है, थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, थार का जो मरुस्थल है विश्व का 7वां बड़ा मरुस्थल माना जाता है। यानी विश्व की दृष्टि से थार का मरुस्थल 7वां बड़ा मरुस्थल है। आगे देखिएगा, थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% एवं पाकिस्तान में 15% भाग पर स्थित है। यानी सबसे ज्यादा थार का मरुस्थल है वो भारत में, और जो बचता है वो कहाँ है, पाकिस्तान में। यानी 2 ही देशों में थार के मरुस्थल का क्या है, विस्तार है। चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है शुष्क मरुस्थल और सेकंड है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल वह मरुस्थल होता है जिसमें वर्षा नामात्र की होती है, यानी 10 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो अब बात करते हैं, मरुस्थल को 2 भागों का बंटवारा 15 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है। ये मैंने सबसे पहले बता दिया था कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर, परंतु मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है वो कौन सी है, 15 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो मित्रों ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 15 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। आगे बात करते हैं मरुस्थल के विस्तार को लेकर। तो थार के मरुस्थल का जो विस्तार है या क्षेत्रफल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है कि थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, राजस्थान को लेकर थार के मरुस्थल के महत्वपूर्ण फैक्ट। यानी राजस्थान को लेकर जितने भी थार के मरुस्थल के महत्वपूर्ण फैक्ट जो बनते हैं उसमें चलिएगा, राजस्थान में थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। यानी पहले तो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, और राजस्थान में थार के मरुस्थल को इसमें बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जिसमें बालुका है, और नेक्स्ट है बालुका का मुक्त प्रदेश। यानी एक तो जो बालुका से युक्त है और दूसरा है बालुका मुक्त प्रदेश। अब बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान में जो थार को मरुस्थल को लेकर जो इंपॉर्टेंट बातें बनती है कि थार का मरुस्थल राजस्थान की 61.11% भाग पर है स्थित है, जिसमें 40% जनसंख्या रहती है। ये ध्यान रखना कि 61.11% भाग पर तो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, और इस पर जो जनसंख्या है वो 40% क्या करती है, निवास करती है। और थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के 12 जिलों से एवं 4 संभागों से गुजरता है या स्थित है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में स्थित है, राइट आंसर होगा 12 जिलों में। और कितने संभागों में स्थित है, 4 संभागों में थार का मरुस्थल स्थित है। चलिएगा आगे बात करते हैं बालुका स्तूप युक्त की। बालुका स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है उसकी इंपॉर्टेंट बातें। हमादा क्या होता है, हमादा कई बार क्वेश्चन आता है। हमादा सीधा सा अर्थ है चट्टानी मरुस्थल। वह मरुस्थलीय क्षेत्र जिसमें चट्टानें पाई जाती है उसे हमादा कहते हैं। आगे देखिएगा सीज, ये इस तरह लिखा जाता है सीज। तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। सीज है वो सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन, यानी सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन है वो सीज को कहते हैं, जो इसकी फुल फॉर्म है। और ये आपके जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में स्थित है। यानी इन 3 क्षेत्रों में सीज का विस्तार पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं मरुस्थल के प्रकार, यानी मरुस्थल को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा। पहले मैंने बता दिया हमादा बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में जहां पर रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, चट्टानी जो मरुस्थल होता है वो कौन सा होता है, हमादा कहलाता है। बात आती है इर्ग की। तो इर्ग वो होता है कि जो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र जहां पर केवल मरुभूमि रेतीली बुलई मिट्टी में पाई जाती है। इसका साधारण सा अर्थ है कि रेतीली जो मिट्टी होती है वो इर्ग कहलाती है, और रेग होती है मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित जो मरुस्थल है इसका अर्थ हो गया कि इसमें कुछ मिट्टी कंकड़ युक्त भी होगी और रेतीली भी होगी। तो ये चट्टानी मरुस्थल होगा, ये केवल रेतीला होगा, और ये मिश्रित होगा यानी कंकड़ युक्त और रेतीले के साथ। तो ये मरुस्थल के प्रकार थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाठी श्री क्षेत्र। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि लाठी श्री क्षेत्र है क्या। तो आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि जो लाठी श्री क्षेत्र है वो पाकिस्तान के सारे, यानी पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जो जैसलमेर है उसमें एक क्षेत्र पड़ता है पोखरण।
जो रामदेव की कर्मस्थली रही है, और पोखरण यानी रुणेचा में मेला भी लगता है, और रामदेव जी ने पोखरण में समाधि भी ली थी। तो पोखरण जो ये लाठीसरीज क्षेत्र है वो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य फैली भूगर्भ जल पट्टी को लाठीसरीज कहते हैं। ऐसी जल पट्टी जो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर में फैली हुई भूगर्भ जल पट्टी है उसे क्या कहते हैं? लाठीसरीज क्षेत्र कहते हैं, जो खारे पानी से युक्त है। अब बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चंदन नलकूप। क्या होता है चंदन नलकूप? तो थार के मरुस्थल में चंदन नलकूप स्थित है, यानी थार के मरुस्थल में, और जिसे थार का मीठा नलकूप या थार का गड़ा कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन है कि क्या होता है थार का गड़ा? तो थार का गड़ा चंदन नलकूप को कहते हैं, जो मीठे पानी के लिए विशेष आश्रित है। नेक्स्ट बात आती है मगरा। मगरा पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ मित्रों? मगरा पहाड़ियाँ। तो मित्रों मगरा पहाड़ियाँ है वो बालोतरा पड़ता है बाड़मेर में, और मैंने बताया कि जो लूणी नदी का जो पानी है वो बालोतरा तक मीठा रहता है और नेक्स्ट उसके आगे खारा हो जाता है। तो बालोतरा से पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरा। तो ये कई बार क्वेश्चन है कि मगरा क्या है? तो मगरा बालोतरा से लेकर पोखरण के मध्य अवशिष्ट जो पहाड़ी है उसे क्या कहते हैं? मगरा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की। मैंने मुक्त करवा दिया, अब युक्त यानी जिसमें बालुका स्तूप पाया जाता है। तो अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, कौन सा? अनुदैर्घ्य जो बालुका स्तूप है वो क्या होता है? तो अनुदैर्घ्य जो बालुका स्तूप है, जैसे हवाएं आती है, क्या आती है? जैसे ये हवा चल रही है और इनके जो समांतर बालुका स्तूप चलेगा, ये क्या है? ये अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है। वह बालुका स्तूप जो पवन के समांतर चलता है उसे अनुदैर्घ्य या रेखीय बालुका स्तूप कहते हैं। कि वह बालुका स्तूप जो पवन की दिशा के समांतर यानी समान चलता है उसे अनुदैर्घ्य या रेखीय बालुका स्तूप कहते हैं। रेखीय इसी का नाम है। तो अनुदैर्घ्य जो बालुका स्तूप है वो रेखीय बालुका स्तूप भी कहलाता है, जो पवन के समांतर चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की। अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है वो पवन के समकोण बनता है। जैसे ये पवन आ रही है, यहाँ देखिएगा ये पवन आ रही है और इस समान कोई बालुका स्तूप आके खड़ा हो जाता है और ये पवन की दिशा से टकराएगा, तो इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं, जो सर्वाधिक हमारे जोधपुर में, बाड़मेर में और रावसर जो हनुमानगढ़ में पड़ता है वहाँ सर्वाधिक बनते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है क्या? तो अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है वो पवन के समकोण बनेगा और सर्वाधिक जोधपुर है, जैसलमेर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो, ये इमेज के द्वारा मैं बता देता हूँ कि कैसे बनता है। तो ये देखिएगा, ये है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। कौन सा? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। ये जैसे हवाएं आ रही है इस तरह, और ये देखो क्या हो रहा है कि रोक रहा है, ये पवनों की दिशाओं को रोक रहा है, और इसी कारण ये जो बालुका स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बन रहा है। क्योंकि आज मैंने जो वीडियो बनाया वो इमेज के साथ है मित्रों। आगे बात करते हैं बरखान। क्या होता है बरखान? तो बरखान को हम अर्धचंद्रा बालुका स्तूप भी कहते हैं। अर्धचंद्रा बालुका स्तूप को बरखान कहते हैं, यानी अर्धचंद्रा या प्याले का जो आकार का जो बरखान बनता है उसे बरखान कहते हैं। बरखान है वो बालेरी चूरू के प्रसिद्ध है, और राजस्थान में सूरतगढ़ के गंगानगर में और बालेरी चूरू में और जैसलमेर व बीकानेर में सर्वाधिक बनते हैं। कि बालेरी चूरू के बरखान प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जो है वो कहाँ बनते हैं? सर्वाधिक आपके बनते हैं बीकानेर में, गंगानगर में और जैसलमेर में। नेक्स्ट बात करते हैं सवर का बीज। कौन सा होता है सवर का बीज? सवर का बीज है जो झाड़ियों के सारे, यानी झाड़ियों के सारे जो भी बालुका स्तूप इस तरह बनते हैं उसे क्या कहते हैं? सवर का बीज कहते हैं। तो सवर का बीज है वो झाड़ियों के सारे निर्मित होते हैं और संपूर्ण राजस्थान में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो सवर का बीज बालुका स्तूप होते हैं वो संपूर्ण राजस्थान में बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैराबोलिक बालुका स्तूप। वो तो झाड़ियों के किनारे अर्धचंद्राकार में थे और ये झाड़ियों के किनारे चारों ओर बनेंगे, यानी चारों ओर झाड़ियों के किनारे जो भी बालुका स्तूप बनते हैं उसे पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। देखिएगा, झाड़ियों के सारे निर्मित बालुका स्तूप को पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं, जो सर्वाधिक इसमें मिलते हैं बीकानेर में, जो हमारी राजस्थान की क्या है? ऊन मंडी। नेक्स्ट बात करते हैं मरुस्थल की परिभाषिक शब्दावली, यानी कुछ ऐसे विशेष शब्द है जो मरुस्थल को लेकर पूछे जाते हैं। बात करते हैं प्याला की। क्या होती है प्याला? तो मित्रों जब वर्षा होती है और वर्षा में जो अस्थायी झीलें होती है उसे क्या कहते हैं? प्याला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याला। तो मरुस्थल में अस्थायी झीलों को ही क्या कहते हैं? प्याला कहते हैं। और जब ये झीलें सूख जाती है, यानी इनका जो पानी धीरे धीरे सूख जाता है वर्षा के होने के बाद, तो सूख जाने पर जो निर्मित मैदान बनता है उसे बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बालसन कहते हैं। नेक्स्ट चलिएगा
कि राजस्थान मरुस्थल में स्थायी झील को टाड या डांड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो मरुस्थल में स्थायी झील होती है, पहले तो अस्थायी झील होती है उसे प्याला, उसके सूख जाने पर बालसन, और जो स्थायी बन जाती है उसे टाड या डाडे कहते हैं। आगे मित्रों, जो सर्वाधिक टाड या डाड है वो नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? नागौर जिले में स्थित है, जो मीराबाई की कर्मस्थली रही है। आगे बात करते हैं खड़ीन। क्या होता है खड़ीन? तो खड़ीन मित्रों मरुस्थल में परंपरागत कुएं को, यानी प्राचीन समय में चली आ रही जो कुएं है उसे क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। आगे बात करते हैं दरियन बालुका स्तूप की। तो दरियन जो बालुका स्तूप है इसे साधारण भाषा में दोहरे कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह बनता है ये बालुका स्तूप जिसे साधारण भाषा में दोहरे कहते हैं। तो मित्रों दरियन भ्रमणशील बालुका स्तूप को क्या कहते हैं? हमें दरियन कहते हैं। तो जो भ्रमण यानी प्रत्येक दिन चलता फिरता जो बालुका स्तूप होता है उसे क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। अब बात करते हैं थार के मरुस्थल की विशेषताएं, यानी क्या क्या जो विशेषता है वो थार के मरुस्थल को लेकर पूछी जाती है। आगे बात करते हैं थार का मरुस्थल विश्व में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल है, ये मैंने बता दिया। थार के मरुस्थल में रेडोन गैस पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आया भी हुआ है क्वेश्चन की जो कौन सी गैस है वो थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो रेडोन गैस। नेक्स्ट बात करते हैं थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। अगर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम भंडार है वो बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर क्षेत्रों में जो तेल के कुएं हैं वहाँ पर जो केयर एनर्जी जो भी कोई कंपनी है वो तेल के माध्यम से ये कार्य करती है। तो पश्चिमी जो मरुस्थल क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल के भंडार है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा संचालित जोन है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र यानी थार के मरुस्थल में स्थित है। राजस्थान में 85 डेजर्ट जोन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में डेजर्ट जो जोन है वो कितनी है? तो राजस्थान में 85 डेजर्ट जोन है और 85% क्या है? राजस्थान में अरावली का विस्तार है। नेक्स्ट बात करते हैं काजरी। ये बहुत बार क्वेश्चन है कि काजरी की फुल फॉर्म क्या होती है, काजरी कहाँ पर स्थित है, काजरी का हेड ऑफिस यानी मुख्यालय कहाँ है। तो काजरी की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और काजरी की स्थापना मित्रों 1959 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? जोधपुर है, जिसे हम नीला शहर कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, जोधपुर को ही कहते हैं। एक इमेज है जो काजरी की दिखाता हूँ, देखना। हाँ ये देखो, ये है वो काजरी है। क्या है मित्रों? ये आपकी काजरी है जो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। यानी काजरी का जो कार्य है वो मित्रों राजस्थान में जो भी भूमि है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो रही है, धीरे धीरे उसको रोकने का कार्य काजरी के द्वारा किया जा रहा है। ये विदेशों से अनेक प्रकार के पौधे लेकर आती है और यहाँ लगाती है ताकि मरुस्थल के विस्तार को कम कर सके, रोक सके। आगे बात करते हैं अफ्रीकी। किसकी करते हैं? अफ्रीकी। तो मित्रों अफ्रीका जो मुख्यालय वो भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और अफ्रीका की स्थापना 1985 में हुई थी, यानी 1985 में अफ्रीका की स्थापना हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है मित्रों? जोधपुर में अफ्रीका हेड ऑफिस स्थित है। आगे बात करते हैं कि खारा पानी माइका स्ट्रीट चट्टानों के कारण थार के मरुस्थल में होता है। क्वेश्चन आ जाए कि थार के मरुस्थल में जो खारा पानी है कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो माइका से चट्टानी है वो सबसे ज़्यादा थार के मरुस्थल में मिलती है और वहाँ का जो पानी है वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जल महल, एक तो रेगिस्तान का थार का गढ़ा तो वो हो जाएगा चंदन नलकूप, और रेगिस्तान का जो जल महल है वो बटाड़ुओं के कुएं को कहते हैं जो आपके बाड़मेर में स्थित है। यानी रेगिस्तान का जो जल महल है वो बटाड़ू के कुएं को कहा जाता है जो आपके बाड़मेर में स्थित है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं पोखरण को लेकर। तो ध्यान देना कि पोखरण में परमाणु परीक्षण, यानी सबसे पहले भारत के जो किस क्षेत्र में जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो आपके पोखरण राजस्थान में हुआ था और ये 1974 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय हुआ था। यानी भारत में प्रथम जो परमाणु परीक्षण है वो पोखरण में हुआ था 1974 में, जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम। नेक्स्ट है दूसरा जो परमाणु परीक्षण है वो राजस्थान के पोखरण में 1985 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के समय, यानी 1998 में क्या हुआ था? दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। तो ये भारत को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
कि पोखरण को भारत का शक्ति धाम कहा जाता है। वैसे भारत में धाम बहुत है, परंतु शक्ति धाम है वो किसे कहा जाता है? पोखरण। शक्ति धाम का अर्थ हो गया जहाँ पर सैनिक बल के द्वारा जो भी शक्तियों का प्रशिक्षण किया जाता है वो कहाँ पर है? पोखरण में। क्योंकि यहाँ पर 1974 और 1998 में 2 बार क्या किया गया था? परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं तारा बालुका स्तूप। तो तारा बालुका स्तूप का अर्थ यही है कि तारे के समान जो भी आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तारा बालुका स्तूप कहते हैं। जो सर्वाधिक गंगानगर जैसलमेर में सर्वाधिक बनता है। तारे की आकृति के द्वारा निर्मित ऐसा बालुका स्तूप जो तारे की आकृति का होती है उसे तारा बालुका स्तूप कहते हैं और सर्वाधिक कहाँ पर है? गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब एक इमेज है जहाँ से मैं लाइव हूँ मित्रों, ये मेरे गाँव की इमेज है। इमेज में है कि थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान का हरा भरा रेगिस्तान है कहलाता है। ये देखिएगा, ये है दरियन है, आपके बहुत बड़े बड़े टिल्ले हैं इस पर। ये जो एक ट्रैक्टर है वो राजमार्ग होते हुए जा रहा है। ये अनेक प्रकार की जो वनस्पति हैं वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है, जिसे जलोदबिद न कहकर अमरूदबिद कहते हैं, जो थार के मरुस्थल पर उगती है। तो ये मित्रों ये थार के मरुस्थल है, ये हमारे गाँव के नज़दीक ही पड़ता है जहाँ से मैं लाइव हूँ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू मित्रों। आपको जो ये वीडियो है वो कैसे लगा कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं प्रत्येक दिन कड़ी मेहनत के साथ बनाता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वेलकम फिर से आपका रमेश जी के ट्रिक में। धन्यवाद।